हेलो दोस्तों, मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत मैं आप लोगों को कुछ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एएमयू, बीएचयू, जामिया के जामिया के बीए एलएलबी, बीए, बीलिब, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू और अदर ह्यूमैनिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगी। ये वीडियो इन सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को जानने के लिए पहले हमें हिस्ट्री में कुछ एक्ट के बारे में जानना होगा, क्योंकि वो एक्ट जो हम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविज़न में लिए गए हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दोस्तों, हमारे यहाँ एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी और जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट थे इंडिया में ट्रेड करने के। अदर इंग्लैंड की कंपनी और कोई कंपनी इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। बैटल ऑफ बक्सर तक दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एज अ कॉमर्शियल कंपनी काम करती रही, एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम करती रही। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। जिस ट्रीटी में एक कंडीशन थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम सेकेंड, जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकेंड, वो दीवानी राइट्स देंगे बिहार के, बंगाल और उड़ीसा के। जिसके तहत ये दीवानी राइट देने के बाद बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया। डुअल गवर्नमेंट दोस्तों मतलब एक जिसके पास सारी जिम्मेदारी थी पब्लिक की, और दूसरी तरफ जिसके पास बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदार कौन था? नवाब, जिसके पास ड्यूटी थी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट फ्रंटियर फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब अपनी सरहद को प्रोटेक्ट करना बाहरी दुश्मनों से। और दूसरी तरफ थी डिप्टी दीवान, जो कि डिप्टी दीवान अपॉइंटेड बाय कंपनी फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, मतलब इनके पास था कलेक्ट, ये रेवेन्यू सारे कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इनके पास जिम्मेदारी नहीं थी। दोस्तों, रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद भी कंपनी जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लॉसेस दिखा रही थी। स्टिल कंपनी सफर्ड लॉसेस, जिसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट बनाए जिससे कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके। और यहीं से स्टार्ट होती है कंपनी रूल इन इंडिया। कंपनी रूल, क्योंकि अभी कंपनी ही रूल कर रही थी, अभी डायरेक्ट जो था क्राउन ने अपने हाथों में जिम्मेदारी नहीं ली थी। कंपनी रूल में दोस्तों हम कंपनी रूल है 1773 से 1858, मतलब हिंदी कह सकते हैं 1773 से लेके 1858 तक। इसमें बहुत से एक्ट आए, जिसमें पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें तीसरा था चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853। दोस्तों, हम पहला पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। It was the first step taken by British government to regulate and control the affairs of company. इस एक्ट का ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू रेगुलेट और कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को रेगुलेट करने का ये पहला कदम था। इट लेड द दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब पहले हमने देखा था कि एक मुगल एम्परर होता था और छोटे छोटे राजा होते थे, लेकिन वो सारे मुगल एम्परर के ही अंडर रहते थे। लेकिन अब दोबारा कब हुआ जाके 1773 के बाद एक बंगाल है, गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, और दूसरे गवर्नर सारे हैं। जैसे इसके फीचर्स दोस्तों हैं, इट इज़ डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड
एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4। दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के बाद काउंसिल है, मैं लगाना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। फिर इसका दूसरा फीचर्स है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज बैरन हास्टिंग, मतलब जिसमें जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे बैरन हास्टिंग। पॉइंट सी, इट इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। इसी एक्ट के तहत पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बना जिसमें 1 जज और 3 अन्य जज थे। अगले चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इस एक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये एएमयू में आया था 2003 में, ये देखिए बैरन हेस्टिंग के पड़ोस में लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, बैरन हेस्टिंग। इसका आंसर हम ऊपर पढ़ चुके हैं जैसे कि बैरन हेस्टिंग है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच एक्ट इस्टेब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी ऑप्शन है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी है चार्टर एक्ट 1813, डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। ये क्वेश्चन आया था एएमयू 2007 में। देखो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। इसमें है सुप्रीम कोर्ट जो था इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों ये क्वेश्चन जल्दी ही आया था, विच एक्ट नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट। बताओ दोस्तों, ऑप्शन है 1773, बी 1884, सी 1813, डी 1833। ऑप्शन आंसर है ए इसका दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरा एक्ट पढ़ते हैं हम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें है इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। मतलब इस एक्ट में ये किया गया था कि पहले जो था पावर को डिवाइड कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये को पहले ही बॉडी थी जो कि सारी चीज़ें रेगुलेट करती थी, लेकिन अब एक न्यू बॉडी बनाएगी क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल अफेयर और मिलिट्री अफेयर रेगुलेट करेगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है दोस्तों ये कॉमर्शियल फंक्शन रेगुलेट करेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बस एक आइडिया देना था आपको, दे दिया दोस्तों। अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके फीचर्स हैं दोस्तों, इट एबॉलिश्ड मोनोपोली ऑफ कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब इस एक्ट ने जो एक्सक्लूसिव राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन सिर्फ बचा था एक्सक्लूसिव राइट जो दिया गया था वो ख़त्म कर दिया था। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए बची थी एक टी में एक्सक्लूसिव राइट और एक ट्रेड विद चाइना के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन इससे क्या क्या आए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ, विच एक्ट एबॉलिश मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी एंड चाइना। जामिया मिलिया का दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है दोस्तों ए चार्टर एक्ट 1813, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों इस ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है दोस्तों ए, ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों आगे चलते हैं, चार्टर एक्ट 1833 इट मेड, दोस्तों इसके फीचर्स हैं, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो 1773 में बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, अब उसे और पावर दे दी गई। अब उसे बना दिया गया जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसी के पास सारी मिलिट्री और सिविल पावर्स थी।
और दूसरा फीचर देखते हैं, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास जो लेजिस्लेटर अपने लॉ मेकिंग पावर थी, अब वो भी किसी दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को अब ये पावर नहीं रही, वो अपने लिए भी लॉ नहीं बना सकते थे, उनके लिए भी लॉ अब कौन बनाएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑफ इसका तीसरा फीचर देखते, इट इंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब इसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कमर्शियल मतलब ट्रेडिंग फंक्शन थे, उन्हें बिल्कुल तरीके से समाप्त कर दिए गए। अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मिलिट्री अफेयर्स को देखना, अब यही सारे काम करेगी। अब ये कॉमर्शियल पर्पज से कोई भी फंक्शन नहीं करेगी। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन ये है, डी पॉइंट ये है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक। दोस्तों इससे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। विच एक्ट इंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड। BHU का है, 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की थी। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1833, सी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों ऊपर ही पढ़ चुके हैं चार्टर एक्ट, इसका ऑप्शन है बी चार्टर एक्ट 1833। बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एमयू का क्वेश्चन है, ये BAMU का है दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए बैरन हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन है दोस्तों बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों अगले एक्ट पे चलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके फीचर्स को देखते हैं। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, पहले एक ही होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, लेकिन अब इसने एक और बॉडी बनाई। इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लॉ मेकिंग काउंसिल बनाई गई, एक सेपरेट काउंसिल बनाई गई। अब जो थे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई और गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग अलग से, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग। अब तीसरा पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, दस कॉबिनेंट सिविल सर्विस वाज ओपन टू इंडियन ऑल्सो। मतलब क्या है इसका दोस्तों, ये जो आजकल हम सिविल सर्विस IAS PCS बनते हैं, पहले हम लोगों को हक नहीं दिया जाता था, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के बाद इंडियन को भी ये मौका मिलने लगा और वो सिविल सर्विस में आने के लिए एलिजिबल हो गए थे, उन्हें भी हक दे दिया गया था। ये दोस्तों इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ये क्वेश्चन है, विच एक्ट सिविल सर्विस कॉबिनेंट, विच एक्ट स्टार्टेड, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।